हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल राघव फार्मा में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे बी फॉर्म 7 सेमेस्टर के इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस की सेकेंड यूनिट के थर्ड चैप्टर एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में। दोस्तों, जैसा कि लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था फ्लेम फोटोमेट्री के बारे में, उसी से मिलता जुलता कुछ टॉपिक है दोस्तों एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो दोस्तों, बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो पहले हम लोग समझते हैं एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी होता क्या है। दोस्तों पहला जैसे कि डेफिनेशन है कि एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी इज मोस्ट पावरफुल इंस्ट्रूमेंटल टेक्निक फॉर द क्वांटिटेटिव डिटर्मिनेशन। दोस्तों, यानी कि जो एएस हमारा एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी होता है, ये बहुत ही पावरफुल इंस्ट्रूमेंटल टेक्निक होती है जिसको हम लोग क्वांटिटेटिव डिटर्मिनेशन के लिए यूज़ करते हैं। इट इज़ यूज टू ट्रेस मेटल्स इन लिक्विड। दोस्तों, इसका यूज हम लोग लिक्विड में मेटल्स का पता लगाने के लिए यूज किया जाता है एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी को। दोस्तों जैसा कि फ्लेम फोटोमेट्री में था, उसमें हम लोग किसी एक मेटल को हम लोग पता करते थे बाई फ्लेम के द्वारा। इसमें कई सारे मेटल्स को पता करते हैं एटॉमिक एब्जॉर्प्शन में। ठीक है दोस्तों, सेकंड अगली आती है एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी इज अ मेथड ऑफ एलिमेंटल एनालिसिस। इट इज पार्टिकुलरली यूज्ड फॉर डिटरमाइनिंग द ट्रेस मेटल्स इन लिक्विड। वही है दोस्तों कि एक एलिमेंटल एनालिसिस होती है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, मेटल्स को, जो लिक्विड में मेटल्स पाए जाते हैं उनको ट्रेस करने के लिए, उसको पता लगाने के लिए हम लोग इस स्पेक्ट्रोस्कोपी को यूज करते हैं। दोस्तों इसका प्रिंसिपल क्या होता है, तो इसका प्रिंसिपल दोस्तों पहले हम लोग समझ लेते हैं बाय थ्योरी क्या होता है। इट इज द स्टडी ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन बाय न्यूट्रल एटम्स इन अ फ्रेम। Sample is first converted to atomic vapors when solvent is vaporized, then leaving the particles of dry salt. Dry salt is vaporized at high temperature of flame, then all the gaseous molecules are dissociated into neutral atom. जैसा कि दोस्तों हम सभी को पता है कि अभी इसका हम लोग डेफिनेशन में पढ़ चुके हैं कि इसको मेटल्स के बारे में पता लगाने के, जो लिक्विड में होते हैं उनको पता लगाने के बारे में इसका यूज किया जाता है। वही दोस्तों इसमें है कि जो हम लोग सैंपल को सबसे पहले जब उसको फ्लेम देते हैं, उसको एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं, तो सबसे पहले जो उसकी एटॉमिक वेपर्स बनती हैं, जो वो आपका सैंपल है जो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है, और उसके बाद कुछ आपका जो हाई पार्टिकल होते हैं वो ड्राई साल्ट के रूप में आपके नीचे बीकर में या आपके जो पॉट है जिसमें आप गर्म कर रहे हैं सैंपल, उसमें आपका नीचे बॉटम पे जमा हो जाता है। जब उस ड्राई साल्ट को दोस्तों बहुत ही हाई टेम्परेचर फ्लेम के द्वारा दिया जाता है तो वो भी बाद में अंततः आपका वेपराइज्ड हो जाता है। और जो सारे आपके मॉलिक्यूल्स हैं दोस्तों, जो गैसियस आपके मॉलिक्यूल्स हैं जो आपके सब वेपर में कन्वर्टेड हो चुके हैं, जैसे वो सब आपके क्या होते हैं, न्यूट्रल एटम्स हो जाते हैं दोस्तों। फिर आता है दोस्तों द न्यूट्रल एटम्स इन गैसियस स्टेट एब्जॉर्ब रेडिएशन एट अ स्पेसिफिक वेवलेंथ। है दोस्तों, जो न्यूट्रल एटम्स हमारे होते हैं जो गैसियस स्टेट में हैं, वो आपको एब्जॉर्ब एनर्जी को जब एब्जॉर्ब करके जब गैसियस स्टेट में पहुंचते हैं तो उसके लिए भी एक स्पेसिफिक वेवलेंथ होती है जिसके द्वारा ही वो गैसियस स्टेट में पहुंचते हैं दोस्तों। फिर दोस्तों नेक्स्ट हम लोग की हेडिंग आती है इंटरफ्रेंसेस ऑफ एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। मतलब दोस्तों ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो एटॉमिक आपके एब्जॉर्प्शन जो है उसमें कौन कौन सी बाधाएं, यानी आपकी कौन सी टांग अड़ाती हैं, ऐसी कौन कौन सी चीजें, उनके बारे में थोड़ा हम लोग पता करते हैं। दोस्तों एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी इज लेस अफेक्टेड बाय इंटरफ्रेंसेस व्हेन कंपेयर्ड टू फ्लेम फोटोमेट्री। दोस्तों जो एटॉमिक आपका एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी है वो आपकी कुछ आपके ऐसे बाधाओं से होकर गुजरती है। अगर फ्लेम फोटोमेट्री के द्वारा कंपेयर किया जाता है तो बहुत ही कम बाधाओं से होकर गुजरती है। दोस्तों आपकी जो टेक्निक होती है एएस वाली, ये आपकी फ्री होती है कैटायनिक इंटरफेसेस, यानी इसमें से कोई भी कैटायनिक बाधाएं आपकी इसमें उत्पन्न नहीं होती दोस्तों। फिर कुछ और इसकी बाधाएं होती हैं दोस्तों। फिर आता है पहले एनायनिक इंटरफेरेंसेस, दूसरा आता है वेपराइजेशन इंटरफेरेंसेस, तीसरा आता है आयनाइजेशन इंटरफेरेंसेस। दोस्तों पहला आयनानिक इंटरफेरेंसेस क्या होता है, जैसे प्रेजेंस ऑफ सर्टेन एनायंस इन सॉल्यूशन में अफेक्ट द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन इमिटेड।
दोस्तों जो रेडिएशन की इंस्टेंटिटी होती है वो आपका जो सॉल्यूशन में जो पहले से प्रेजेंट होते हैं एनायंस, कुछ एनायंस पहले से प्रेजेंट होते हैं, वो आपको अफेक्ट कर देते हैं इसकी एनर्जी की इंस्टेंटिटी को। जैसे आपके एग्जांपल दोस्तों आ गए, अगर सल्फेट है का फास्फेट है, ऑक्सलेट, अगर ये इनमें से कोई भी आपका एनायन अगर सॉल्यूशन में प्रेजेंट है तो वो आपकी रेडिएशन की इंटेंसिटी को अफेक्ट करेगा ही करेगा दोस्तों। सेकेंड आपका आता है वेपराइजेशन इंटरफ्रेंसेस। सेकेंड वाले में दोस्तों क्या होता है, केमिकल टाइप विच अकर्स ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सम एसिड बाय अफेक्टिंग द डिसोल्यूशन विद अदर्स मैटर। इसमें दोस्तों क्या होता है कि अगर हम लोगों का जब कोई केमिकल टाइप में अगर कोई प्रेजेंस होता है, अगर कोई दूसरा एसिड अगर प्रेजेंट होता है तो वो डिसोल्यूशन के बाद में जो दूसरे मेटल्स हैं उनके साथ रिएक्टिव हो जाता है, उनके साथ कोई ना कोई आपका रिएक्शन कर लेता है दोस्तों। थर्ड आता है हमारा आयनाइजेशन इंटरफ्रेंसेस दोस्तों। इसमें क्या होता है, मोर आयनाइजेशन डिपॉपुलेटेड न्यूट्रल एटम्स बोथ इन ग्राउंड स्टेट एंड एक्साइटेड स्टेट। इसमें दोस्तों क्या होता है, बहुत सारे आयनाइजेशन होते हैं, वो आपके क्या है न्यूट्रल एटम जो होता है उसको आपको चाहे वो ग्राउंड स्टेट में हो या एक्साइटेड स्टेट में उसके डिपॉपुलेटेड दोस्तों हो जाता है। अब दोस्तों हमारा आता है सबसे मेन टॉपिक, इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ AAS। ठीक है दोस्तों, तो अब हमारा इसमें हम लोग पढ़ेंगे एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी का इंस्ट्रूमेंटेशन क्या होता है। ये दोस्तों इसका डायग्राम है। बाकी एक बार पहले हम लोग समझ लेते हैं कि इसमें कौन कौन से कंपोनेंट की हम लोगों को जरूरत पड़ती है इसके इंस्ट्रूमेंटेशन में। तो पहला दोस्तों होता है रेडिएशन सोर्स, सेकेंड होता है चॉपर, फिर इसमें आपका सैंपल होता है, सैंपल में के बीच पे ऊपर लगाया जाता है एटमाइजर, एटमाइजर के ऊपर नेबुलाइजर जिसके ऊपर फ्लेम होती है, फ्लेम और आपको जैसे रेस फ्लेम से होकर गुजारी जाती है इसकी एनर्जी की लाइट को। और ये आपके मोनोक्रोमेटर, जैसे अभी तक आपने सभी में पढ़ा है, सभी के इंस्ट्रूमेंटेशन है, मोनोक्रोमेटर हर जगह यूज हुआ है मोस्टली। तो मोनोक्रोमेटर से होकर इसको गुजारा जाता है डिटेक्टर से, डिटेक्टर से एम्पलीफायर से, एम्पलीफायर से आपका कन्वर्ट होकर इलेक्ट्रिक सिग्नल में स्क्रीन पे शो कर जाता है दोस्तों। अब एक बार समझ लेते हैं दोस्तों, ये आपके कंपोनेंट्स हो गए जो हमको इसके लिए कंसिस्ट होते हैं। अब इसको समझते हैं इसकी प्रोसेस कैसे होती है। जैसे दोस्तों ये हमारा सैंपल है जिसमें हमारे कई सारे मेटल्स हैं जिनको हमें पता लगाना है कि इसमें कौन कौन से मेटल्स प्रेजेंट हैं। तो इसके ऊपर सैंपल के ऊपर आपका एटमाइजर लगाया जाता है, जिससे जब इसको एटम्स इसके जो है उसके साइज को हम लोग उसको कम या ज़्यादा अपने इच्छानुसार कर सकें दोस्तों। देन उसके ऊपर लगा होता है नेबुलाइजर। नेबुलाइजर इसलिए होता है जब इसको ये भाप बन के ऊपर से आएगा तो नेबुलाइजर जो है आपका वो वेपर्स को छोटे छोटे आपके ड्रॉप्स में कन्वर्ट कर देगा दोस्तों। देन इसके बाद दोस्तों जैसे ऊपर आपकी फ्लेम जलती है और इधर आपका होता है रेडिएशन सोर्स, उसके आगे लगा होता है दोस्तों चॉपर। चॉपर का काम होता है फैन की तरह घूमना, फैन की तरह घूमता है तो इससे जो रेज हैं वो आपकी ब्लिंक करके इससे चॉपर से होती हुई आती हैं और फ्लेम से होकर गुजरती हैं। फ्लेम से होकर दोस्तों मोनोक्रोमेटर से जाती हैं और मोनोक्रोमेटर जैसा कि हम लोग पढ़ चुके हैं कि मोनोक्रोमेटर आपका पॉलीक्रोमेटिक लाइटों को मोनोक्रोमेटिक में कन्वर्ट करके आपका डिटेक्टर से होकर गुजारता है। डिटेक्टर आपको एम्पलीफायर में कन्वर्ट करेगा, जो आपका काम होता है आपके रेज को कन्वर्ट करके इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट करना और इलेक्ट्रिक सिग्नल आपको स्क्रीन पर शो हो जाता है, यानी रीडिंग हमें मिल जाती है कि इसमें सैंपल में हमारे कौन कौन से मेटल्स प्रेजेंट हैं दोस्तों। तो वही चीज की थ्योरी में लिखना है दोस्तों कि देयर आर मेनी कंपोनेंट्स ऑफ एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी विच आर गिवन बिलो। जैसे आपका रेडिएशन सोर्स यानी एनर्जी वाला लाइट हो गई, चॉपर हो गया, नेबुलाइजर हो गया, मोनोक्रोमेटर, डिटेक्टर, एम्पलीफायर, रिकॉर्डर और नेबुलाइजर हो गया आपका, इसमें आपका एटमाइजर हो गया। ये चीज दोस्तों होती है। अब इनके बारे में दोस्तों एक एक लाइनें हम लोग लिख लेते। जैसे पहला पॉइंट आता है दोस्तों रेडिएशन सोर्स, यानी द रेडिएशन सोर्स फॉर एटॉमिक एब्जॉर्प्शन शुड इमिट स्टेबल। दोस्तों यानी रेडिएशन सोर्स यानी लाइट के लिए, एनर्जी के लिए हमें मोस्टली दो लैंपों का इसमें हम लोग यूज करते हैं। पहला होता है हॉलो कैथोड लैंप, सेकंड होता है इलेक्ट्रोड लेस डिस्चार्ज लैंप। ये दोस्तों इसका कॉमनली इन दोनों में से इसका ही ज्यादा यूज किया जाता है, हेलो कैथोड लैंप का दोस्तों। फिर आता है चॉपर। ऐसा करना है चॉपर का काम क्या होता है, आपका पंखे की तरह घूमना, यानी लाइट को आपका फ्लिंग करके भेजना। तो वही है द चॉपर इज बिटवीन द हॉलो कैथोड लैंप एंड द फ्लेम। आग फ्लेम आपकी जो है, फ्लेम और इस आपके लैंप यानी रेडिएशन सोर्स के बीच में ही इसको रखा जाता है। इट गिव्स अ पल्सेटिंग करंट इन द फोटो सेल। वैसे दोस्तों आप इसमें दोस्तों आप इसके बारे में नहीं लिखना है, इनके नाम के बारे में लिखना है, केवल इसका नाम लिखना है बस। फिर से थर्ड आता है दोस्तों हमारा नेबुलाइजर। इट कन्वर्ट्स द सैंपल इनटू स्मॉल ड्रॉपलेट इज कॉल्ड नेबुलाइजेशन। अ कॉमन मेथड ऑफ नेबुलाइजेशन इज बाय यूज ऑफ अ गैस मूविंग एट हाई वेलोसिटी।
फोर्थ आता है दोस्तों मोनोक्रोमेटर्स। इन एटॉमिक एब्जॉर्प्शन मोस्ट कॉमनली यूज्ड मोनोक्रोमेटर्स आर प्रिज्म एंड ग्रेटिंग। यानी दोस्तों सबसे ज्यादा आपका इसको यूज किया जाता है जो आपका मोनोक्रोमेटर, सबसे ज्यादा प्रिज्म होता है या फिर ग्रेटिंग दोस्तों होते हैं। कन्वर्ट्स पॉलीक्रोमेटिक लाइट इनटू मोनोक्रोमेटिक लाइट। वही है दोस्तों कि इसमें आपका मोनोक्रोमेटिक्स का काम क्या होता है, पॉलीक्रोमेटिक लाइट को कन्वर्ट करना किसमें, मोनोक्रोमेटिक लाइट में दोस्तों। फिर फिफ्थ आता है दोस्तों डिटेक्टर्स। फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब इज मोस्ट सुटेबल फॉर एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी दोस्तों। इट हैज गुड स्टेबिलिटी इफ यूज्ड विद अ स्टेबल पावर सप्लाई। फिर से आपने नेक्स्ट पॉइंट आता है हम लोग का एम्पलीफायर। एम्पलीफाई द इलेक्ट्रिक करंट मैनी टाइम्स विच कम्स फ्रॉम डिटेक्टर्स। लॉक इन एम्पलीफायर्स आर प्रिफर्ड। लास्ट आता है दोस्तों रिकॉर्डर या डिस्प्ले। चार्ट रिकॉर्डर्स आर यूज्ड एज रीड आउट डिवाइसेस। ठीक है दोस्तों, ये हमारा था इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। दोस्तों इसका लास्ट टॉपिक आता है एप्लीकेशंस ऑफ एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। दोस्तों इससे कुछ एप्लीकेशंस भी हैं, तो आइए उसकी तरफ बढ़ते हैं। क्या एप्लीकेशंस हैं? डिटर्मिनेशन ऑफ मेटेलिक एलिमेंट इन बायोलॉजिकल मटेरियल। बायोलॉजिकल मटेरियल में दोस्तों जो मेटेलिक एलिमेंट होते हैं उनको पता लगाने के लिए इसका यूज किया जाता है। डिटर्मिनेशन ऑफ मेटेलिक एलिमेंट्स इन फूड इंडस्ट्री। फूड इंडस्ट्री में मेटेलिक एलिमेंट्स को पता लगाने के लिए यूज किया जाता है। डिटर्मिनेशन ऑफ CaMgNA इन ब्लड सीरम। ब्लड सीरम में दोस्तों कैल्शियम, मैग्नीशियम और सोडियम को पता लगाने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। फिर आता है दोस्तों डिटर्मिनेशन ऑफ लेड इन पेट्रोल। पेट्रोल में लेड को पता लगाने के लिए भी एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी का यूज किया जाता है दोस्तों। अब इसके कुछ एडवांटेजेस हैं कि इस स्पेक्ट्रोस्कोपी से क्या क्या लाभ हैं दोस्तों हम लोगों के, देखते हैं कुछ लाभ क्या हैं। कि डिटर्मिनेशन ऑफ 68 मेटल। इस स्पेक्ट्रोस्कोपी के द्वारा दोस्तों 68 यानी 68 मेटल के बारे में पता लगाया जा सकता है। प्रिसीजन ऑफ मेजरमेंट्स बाय फ्लेम आर बेटर देन 1% रेड। फिर आता है आंसर सैंपल प्रिपरेशन इज सिंपल, इंस्ट्रूमेंट इजी टू ऑपरेट। ये दोस्तों आपका एडवांटेजेस हैं, जैसे इंस्ट्रूमेंट को आपका ऑपरेट करना बहुत ही इजी होता है। इसमें आपका जो प्रिपरेशन है सैंपल की बहुत ही आसान होती है, और इसके जो फ्लेम द्वारा मेजरमेंट किया जाता है वो बहुत ज़्यादा बेटर होता है। और इसके सबसे बड़ा एडवांटेज है कि इसके 68 मेटल इसके हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं इसके द्वारा। दोस्तों ये थे इसके कुछ एडवांटेजेस, इसकी इंस्ट्रूमेंटेशन, इसका प्रिंसिपल, और आखिर हम लोग के एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होता है। ये सब चीज़ें हम लोगों दोस्तों जानी इस वीडियो में। अब दोस्तों हम लोगों के सेकेंड यूनिट में केवल लास्ट टॉपिक बचा है निफेलोटर्विडीमेट्री। ये जल्द ही दोस्तों इसकी वीडियो अपलोड कर दी जाएगी हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों अब तक आप लोग पढ़ते रहिए अच्छे से, और ये अपने सारे दोस्तों आप वीडियो शेयर करते रहिए अपने दोस्तों को, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।